हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कुछ साल पहले किसी ने मुझे एक भारतीय व्यवसायी के बारे में एक कहानी सुनाई जिसने बिना ढक्कन वाले कंटेनर रूम में केंगडों का निर्यात करके एक बड़ी रकम बनाई। एक लाख सचेत प्रतिद्वंद्वी जो सिर्फ सस्पेंस को सहन नहीं कर सका। आज मैं हमारे सज्जन से पूछा कि वह अपने केंगडों को ढक्कन रहित कंटेनर रूम में निर्यात करने में कैसे कामयाब रहे। क्या वे क्रस्टेशियंस पर रैंक करना ही चले गए। आखिर ये भारतीय केंगडे थे। यहाँ चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जैसे ही एक केंगडा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, दूसरे केंगडे उसे नीचे खींच लेते। जब तक उन्होंने सुनिश्चित किया कि केंगडे भारतीय है, तब तक निर्यात को कंटेनर रूम के ढक्कन पर खर्च नहीं करना पड़ता था। यहाँ तक यह एक नैतिक कहानी है, तो ज्यादातर समय हम इसे अपने सिस्टम में देख सकते हैं। सुपर पावर। किसी भी देश को सुपर पावर बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज होती है अच्छी जीडीपी। भारत को अब आयात निर्भरता कम करके और घरेलू क्षमता स्थापित करके अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, तो भारत अपने जीडीपी में सुधार कर सकता है। अधिक सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए भारत को कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। कृषि भारत की रीढ़ है। कृषि उत्पादन में सुधार के लिए 4 कदम। कुशल बाजार। जहाँ तक संभव हो कृषि बिचौती को दूर करने का प्रयास करे। सिंचाई संवर्धन, बीमा प्रदान करना, नई तकनीकों को अपनाना, मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि। उद्योग, बांध और जलाशय। हम सभी जानते हैं कि अब तक 2 विश्व युद्ध हुए। कई विशेषज्ञों ने कहा कि अगर अगला विश्व युद्ध होता है तो वह पानी के कारण होता है। इसलिए पानी कृषि, उद्योगों और पीने की उपयोग के लिए जरूरी है। इसलिए हमें आवश्यकता के आधार पर नदियों और जलाशयों पर तेजी से और अधिक बांधों का निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ निर्माण लागत बढ़ती जाती है। सरकार द्वारा सभी एमएसएमई क्षेत्रों का समर्थन यह उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो विशेषज्ञों के लिए भी अधिक रोजगार प्रदान कर सकता है। सेवा एवं परिवहन कनेक्टिविटी देश के तेज आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है और किसी देश की जीडीपी को बढ़ाता है। आईटी, स्वास्थ्य और पर्यटन कुछ प्रमुख क्षेत्र है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में केवल कुछ क्षेत्रों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए पूरा दिन पर्याप्त नहीं है। ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ हुए हैं। उदाहरण के लिए परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार से आसान हो जाता है। परिवहन आर्थिक विकास का समर्थन करने, लोगों को स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा जैसी आवश्यकता सेवाओं से जोड़ने के लिए मौलिक है। बहुत सी चीजें ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है। परिवहन में सुधार से आर्थिक गतिविधियों में सुधार होता है, फिर जीडीपी बढ़ती है। इन सभी क्षेत्रों को समाप्त करने से पहले सेवा क्षेत्र से एक उदाहरण। परिवहन। भारत की औसत ट्रेन की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब इसकी तुलना यूएसए 95 से की जाती है तो यह चाइना में 120 है। ज्यादातर हम अंग्रेजों के समय के रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते रहे हैं। वर्तमान सरकार के ध्यान रेलवे क्षेत्र पर है। ट्रेनों की गति में सुधार करने और यात्रा के समय को कम करने के लिए वंदे भारत और नई रेलवे लाइनों जैसी नवीनतम ट्रेनों का निर्माण वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत की सबसे तेज ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन है। गति में सुधार के लिए भारत को तेज और अधिक रेलवे ट्रैक की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित परियोजनाएं भारतमाला और सागरमाला राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से शहरों को जोड़ती है और नई बंदरगाहों का निर्माण, मौजूदा बंदरगाहों का नवीनीकरण तेजी से किया जा रहा है। भले ही भारत के घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र पर प्रभुत्व है, हम देख सकते हैं कि अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन चाइना और अमेरिका में सेवा क्षेत्र अधिक सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार पैदा करता है। बिना किसी संदेह के यूएसए शीर्ष वैश्विक आईटी सेवा प्रदाता है, तो वैश्विक आईटी
और भारतीय आईटी हमेशा यूएसए पर निर्भर करता है और औद्योगिक क्षेत्र में चाइना शीर्ष प्रदाता है। यहाँ तक कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली। उदाहरण के लिए डेल एक अमेरिकन कंपनी है। कंपनी का अधिकांश सामान चाइना में बनाया जाता है और पूरी दुनिया में वितरित किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में चाइना का वर्चस्व कल्पनीय है क्योंकि वे अधिक मात्रा और कम लागत वाले उत्पाद बनाते हैं। स्मार्टफोन की खपत पर गौर करें। लगभग 65% भारतीय चीन ब्रांडेड मोबाइल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि भारत की उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत चाइना और यूएसए की तुलना में इस क्षेत्र में सेवा रोजगार से कम है। भारत को किन तरीकों पर ध्यान देना चाहिए? भारत को औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में अधिक विकास करने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक सुधार करना एमएसएमई क्षेत्र की रीढ़ है। यह अधिक रोजगार प्रदान कर सकता है, इसलिए भारत को सब्सिडी देकर समर्थन करना चाहिए। भारत सौभाग्य से वहाँ अधिक कुशल आईटी लोग हैं। दुर्भाग्य से वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में भी भारत के पास किफायती लागत पर अधिक कुशल आईटी लोग उपलब्ध है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होता। सरकार को स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे सफल स्टार्टअप के यूनिकॉर्न कंपनी बनने की अधिक संभावना है। कुछ महान यूनिकॉर्न कंपनी भारत को ग्लोबल सुपर पावर में से बनना और जीडीपी को कम समय में चरम स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त है। भारत को इन सभी क्षेत्रों में बड़ी वृद्धि की जरूरत है। यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बस एक सतत प्रक्रिया है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत को तिमाही, वार्षिक, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और सभी क्षेत्रों में लगातार सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे लक्ष्यों का निष्पादन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये सभी लक्ष्य हमारे सामने है। मुझे बताओ दोस्तों, कौन इन सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकता है? महान प्रणाली, स्थिर और अच्छी सरकार, क्या आप सहमत है? कोई भी सत्ता पार्टी हो, विकास के आधे से भी कम लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। विकास के कुछ लक्ष्यों को शुरू भी नहीं किया जाता है, भले ही वे जानते हैं कि यह बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है और सकल घरेलू उत्पाद में बहुत योगदान देता है। विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? हमारे पास शानदार शासक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है फोकस शिफ्टिंग। वैसे भी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती स्टैंडिंग पावर है। किसी भी पार्टी के लिए सत्ता सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि उन्हें भारी सराहना मिलती है। सत्ता को कौन आकारता है? सफलता उत्सव की तरह है, ढीला एक अनाज की तरह है। शक्ति एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी शक्ति से बड़ी जिम्मेदारी आती है। शक्ति और उत्तरदायित्व परस्पर जुड़ हुए हैं। हम देख सकते हैं कि कानून द्वारा किए गए अधिकांश निर्णय लोगों को खुश करने और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अल्पकालिक लक्ष्यों पर होते हैं। केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे लोग भी स्वास्थ्य और शिक्षा से भी योजनाओं से कहीं ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हैं। हम किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी भी सरकार द्वारा आवश्यक योजनाओं को केवल लागू करने की आवश्यकता होती है। लागू की गई संख्या की तुलना में योजनाओं अधिक महत्वपूर्ण है। इन जन योजनाओं को बेहतरीन तरीके से लागू करने से भी बड़ा नाम हो सकता है। सरकार पर बोझ कम हो जाता है, इसीलिए वे उद्योगों के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कल्याणकारी गतिविधि कुछ जरूरतों को पूरी करती है। लोगों की हर जरूरत को कोई भी सरकार मुफ्त में कल्याण से पूरा नहीं कर सकती है। जरूरी जरूरतों ही पूरा करना है। अगर सरकार की सभी जरूरतों पूरी हो जाती है तो लोगों की कार्य गतिविधि कम हो जाती है। यदि कम कर्मचारी है तो कम पुरुष उपलब्ध होने के कारण मांग बढ़ जाती है। इसलिए किसी उत्पाद पर
कीमतें बढ़ जाती है। अंततः इन सब का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ा है। इसीलिए कीमतों के कारण आर्थिक गतिविधि घट जाती है या मुद्रास्फीति और जाता है। सरकार को भी किसी भी तरह से कल्याण पर खर्च किए गए धन को इकट्ठा करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि उत्पाद उचित मूल्य पर है, हर कोई उन्हें खरीद सकता है, तो आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की और जाता है। इससे जीडीपी में विकास होता है। गरीबों की क्रय विक्रिया में सुधार करके अमीर और गरीब के बीच के अंतर दूर किया जा सकता है या रोजगार के साथ आता है। ये मांग सरल अर्थव्यवस्था है और आपूर्ति के सिद्धांत हम सभी जानते हैं। वर्तमान परिदृश्य लोगों को बीच के लक्ष्य से लोगों को अल्पकालिक प्रसन्नता पर ध्यान केंद्रित करना। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्थायी सत्ता होती है। यह सत्ता पक्ष द्वारा किसी भी तरह से विपक्ष को कमजोर करके अग्रणी है के लिए किसी को नहीं कर सकते। लोकतंत्र में यह शुभ संकेत नहीं है। एक अधिकार को पाने के लिए मजबूत लोकतंत्र होना चाहिए। यहाँ तक कि विपक्ष का भी उत्साहित होता है कि वह रचनात्मक आलोचना करे। यहाँ तक कि मीडिया की जिम्मेदारी है सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज पर ध्यान नहीं देकर देश के विकास पर ध्यान की जरूरत है। एक गर्वित भारतीय लक्ष्य के रूप में प्राथमिक एजेंडा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने होना चाहिए। विकसित एजेंडा का कोई रास्ता नहीं है। तेजी से बढ़ रहे समाज में केवल सत्ताधारी दल ही जीत रह सकता है और समाज में मूल चरम सीमा पर है। ये सभी पूरे सिस्टम में खतरे की घंटे बजा रहा है। क्या हमारे सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है? हमारे पूरे सिस्टम को बर्बाद करने वाली एक चीज किसी भी तरह से स्थायी शक्ति है, क्योंकि राष्ट्र की सेवा करने की कोई समय सीमा नहीं है। नेताओं पर जीतने के लिए किसी भी तरह से दबाव बढ़ जाता है। क्या होगा अगर ऐसा कोई स्थायी शक्ति दबाव नहीं है? हर सरकार बेहतर काम करती है और सिस्टम में योगदान देती है। यूएसए को देखे, यदि वह जीता है तो राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 8 वर्ष की समय सीमा के साथ की सेवा करने का एक बड़ा नियम है। में एक जैसा नियम कैसे? नेता कम दबाव महसूस करते हैं और तत्व को जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं। उनके पास सेवा करने की समय सीमा होती है। यदि सत्ताधारी दल को लाभ के रूप में लेते हैं तो वही शक्ति उनके सेवानिवृत्त होने का विपक्ष में रहने की दौरान उनके खिलाफ काम करती है। प्रत्येक राजनेता को यह याद दिलाना चाहिए कि व्यवस्था स्थायी है। हम सिस्टम को बचाए, सिस्टम हमें बचाएगा। इस तरह से बेहतर तरीके से सेवा करने पर ध्यान केंद्रित रहता है। यह राजनेताओं को याद दिलाता है कोई भी स्थायी नहीं है, इसलिए हम एक स्थिर प्रणाली प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनकी टीम के सामूहिक प्रयास और स्थिर व्यवस्था से भारत की जीडीपी को चलाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, असून प्रमुख बिंदुओं को याद दिलाए जिन पर हमने चर्चा की थी। देश की तेज जीडीपी ग्रोथ के लिए एमएसएमई सेक्टर में यूनिकॉर्न कंपनी अहम है। समय सेवा कैसे नेताओं द्वारा राष्ट्र सेवा करने में मदद करती है, एक स्थिर प्रणाली को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। Please like, share, subscribe and share your ideas in the comment section.